हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ। ठीक है, हमने बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद एग्जांपल पढ़ चुके थे हम, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड लॉ इज रियल लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने रियल लॉ क्यों बोला है? क्योंकि अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, तो फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है ना, वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? सेकंड लॉ में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है? फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ओके, तो यानी कि फर्स्ट लॉ है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? वो न्यूटन के सेकंड लॉ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर बात करें हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या है बच्चों? वो हमें बताया है क्या है? F इज इक्वल टू एम ए है। क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ओके। और नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर बात करें हम कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? नहीं है। ठीक है, कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो सिस्टम के ऊपर, तो यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? देन एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। एम ए जीरो का मतलब क्या है बच्चों? एम ए जीरो का मतलब है कि मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी जीरो होता नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि हंस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। इसका मतलब यही हुआ ना, जब कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो किसी भी सिस्टम में क्या नहीं है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही था, ए बॉडी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के किसी प्रकार का किसी भी बॉडी में क्या नहीं आएगा? एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और न्यूटन का सेकंड लॉ से भी हमें इसी बात का पता चला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट में? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? न्यूटन सेकंड लॉ में। नेक्स्ट है हमारा कि थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ठीक है, कि जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ सेकंड है, जो थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ओके, तो हमारा सेकंड लॉ क्या है बच्चों? हम सबको पता है सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो कंसीडर टू बॉडी ए बी कोलाइड, अगर दो बॉडियां क्या कर जाए? एक दूसरे से कोलाइड कर जाए। ठीक है, देन ड्यूरिंग कोलिजन क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, एक दूसरे से क्या कर जाए? कोलाइड कर जाए, ए और बी। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे, वो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F1 फोर्स एग्जेक्टेड ऑन बॉडी ए बाई बी, यानी कि इस पे जो फोर्स होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? F1। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? F2। क्या रख देंगे हम? F2। ठीक है, और जब ये कोलाइड करेंगी तो डेल्टा टी क्या होगा? टाइम इंटरवल होगा। डेल्टा टी क्या होगा? टाइम फॉर विच द बोथ बॉडी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ईच अदर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? टाइम है। क्या है? डेल्टा टी टाइम है। ओके, टी टाइम तक एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर सेकंड लॉ की बात करें तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? फर्स्ट का लीनियर मोमेंटम का चेंज कितना हो जाएगा? फर्स्ट का लीनियर मोमेंटम का चेंज कितना हो जाएगा बच्चों? कि फोर्स इंटू में डेल्टा टी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल था? डीपी बाई डी के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया था, कांस्टेंट क्या था? 1। तो यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू में चेंज इन टाइम के। फोर्स इंटू में चेंज इन टाइम के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट बॉडी का यानी कि ए का चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, कि फर्स्ट का मोमेंटम का चेंज कितना होगा? हम बोलेंगे उसको कि वो फोर्स इंटू में डेल्टा टी के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, इस प्रकार से। अगर सेकंड की बात करें कि चेंज इन मोमेंटम बी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा? वो होगा उसके ऊपर फोर्स कितना लगा इंटू में डेल्टा टी, इस प्रकार से। ठीक है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम। ओके, टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा बच्चों? वो हो जाएगा F1 डेल्टा टी प्लस में F2 डेल्टा टी, इस प्रकार से। ठीक है, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम पढ़ते हैं तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए आइसोलेटेड इवेंट ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है।
या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑलवेज इक्वल टू होगा आफ्टर कोलिजन। टोटल लीनियर मोमेंटम का चेंज हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर उनका सम, चेंज का सम हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के इक्वल होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल चेंज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, F1 डेल्टा टी प्लस में क्या हो जाएगा, F2 डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यानी कि F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, F2 डेल्टा टी के विद नेगेटिव साइन। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F1 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ F2, ठीक है। यही क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ था। यही क्या है बच्चों, यही थर्ड लॉ होता है हमारा, क्या होता है, थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ में थर्ड लॉ भी है, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और न्यूटन के हम सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या होता है बच्चों, कि कनेक्टेड मोशन में क्या होता है कि एक हमने क्या किया है, दो मास को एक हैंग कर दिया एक पुली के अक्रॉस, इस प्रकार से। ये हमारी क्या है, एक पुली है, और एक स्ट्रिंग से हमने इस मास को यहाँ पे रख दिया और इस मास को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये क्या है, M1 है, और ये क्या है, M2 है। जैसा कि M1 की तरफ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो M1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, M2 से, तभी ऐसा हो पा रहा है। याद रखना बच्चों कि ये इस प्रकार से मोशन इस साइड है, तो टेंशन हमेशा बोथ स्ट्रिंग में रिजिड पॉइंट की तरफ लगती है, तो टेंशन तो ऊपर की साइड ही लगेगी, जबकि यहाँ पे मोशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगी, हमेशा रिजिड पॉइंट की तरफ लगता है। इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है A, और इसका जो एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड है A, क्योंकि वायर इस प्रकार से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन यहां भी उतना ही होगा और यहां भी उतना ही होगा, क्योंकि कनेक्टेड मोशन है, ठीक है। ओके, इसका जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, M2G, और इसका जो वेट है वो भी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, M1G, इस प्रकार से। अगर हम बात करें कि M1 बॉडी का मास ज्यादा है एज कंपेरेबल टू M2, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो। यहां से स्ट्रिंग तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही, ऊपर की सर अप डायरेक्शन में, और ये वेट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जब अगर स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करी, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है एज कंपेरेबल टू वेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेंशन भी फोर्स होता है माइनस में M2G, यानी कि T माइनस में M2G करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स माइनस में फोर्स क्या बचेगा, फोर्स ही बचेगा, यानी कि M2A, यानी कि A इसके एक्सीलरेशन, और फोर्स के साथ जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, फोर्स ही होगा। किसका फोर्स होगा, M2 मास के ऊपर लगने वाला फोर्स, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से सेकंड निकाल सकते हैं। सेकंड क्या होगा कि अब की बार ये डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि ये डोमिनेटेड फोर्स है M1G, किसके अक्रॉस, टेंशन के अक्रॉस, यानी कि क्या बचेगा, M1A बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, सेकंड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सेकंड, ठीक है। जब बच्चों अगर आप इनको क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे, ठीक है ना, यहां से भी T टेंशन को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, यहां से भी टेंशन को सेपरेट कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, क्या कर दो, बैलेंस। जब दोनों इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी। या फिर हमारे पास क्या है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, तो लेफ्ट हमेशा किस में ऐड होता है, लेफ्ट में T माइनस में M2G, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, M1G माइनस में T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, A कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस में M2 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां से T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू, एक्सीलरेशन हो जाएगा, यहां से G कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि M1 माइनस में M2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, M1 प्लस में M2, इस प्रकार से। तो ये भी हमारा एक्सीलरेशन हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। और एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, जब एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हम किसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बच्चों, टेंशन की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और जो टेंशन की मैग्नीट्यूड आएगी हमारे पास वो हमारी आ जाएगी 2M1 M2G डिवाइड में क्या आ जाएगा, M1 प्लस में M2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, टेंशन की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो इसका मतलब कनेक्टेड मोशन में हम क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कनेक्टेड मोशन। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके वो सोल्व कीजिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो MCQ टेस्ट होगा सैटरडे को उसमें डाला जाएगा। ओके, थैंक यू।